हेलो एवरीवन। सो बेटा, अभी तक हमने चैप्टर 4 की शुरुआत कर दिया है पॉलिटिकल साइंस के। पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 ऑलरेडी हमने कर लिया है और हमने स्टार्ट कर दिया था पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 जिसका नाम था इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन। हमारी विदेश नीति क्या होगी, हमारे विदेश दूसरी कंट्री के साथ हमारे रिलेशन क्या होंगे, इसकी हमने शुरुआत कर दिया था। सो बेटा, अभी तक हमने कोल्ड वॉर के टाइम की सिचुएशन देख लिया था कि इंडिया के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, उसको हमने देख लिया था। नेहरू जी की पॉलिसी क्या थी, हमने उसको देख लिया था। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट और अफ्रीकन यूनिटी की बात क्यों किया था, हमने देख लिया था। बेटा, आज हमें शुरुआत करनी है इंडिया चाइना वॉर एंड इंडिया पाकिस्तान वॉर। ठीक है, मैंने आपसे लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत धूमधाम तरीके से शुरुआत करेंगे इंडिया चाइना वॉर की, जो हमारे लिए बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग, बहुत ही शर्मनाक हार थी, उसकी बात करेंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं अगर बेटा, तो चाइना जो है, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, और वहीं पर चाइना को इंडिपेंडेंस मिली बेटा 1949 में। लगभग 2 साल के बाद इंडिया से चाइना के अंदर आ गई कम्युनिस्ट पार्टी। पहले वहां पे था रिपब्लिक ऑफ चाइना, अब वहां पे आ गई कम्युनिस्ट पार्टी। उस टाइम पे जो तिब्बत वाला एरिया था ना बेटा, तिब्बत वाला एरिया थोड़ा सा ऑटोनॉमस था, वहां पर चाइना का कंट्रोल नहीं था। तो एक तरह से तिब्बत क्या था, एक इंडिपेंडेंट कंट्री था, और इंडिया और चाइना के बीच में बफर एरिया था। ये हो गया तिब्बत, इसके ऊपर चाइना इधर है ईस्ट में, और इधर इंडिया था। तो बीच में लद्दाख क्या था, तिब्बत क्या था, तिब्बत एक तरीके से बफर एरिया था। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या हुआ, 1950s में इंडिया ने एनेक्स करने की, चाइना ने एनेक्सेशन की शुरुआत कर दी। जो हिस्टोरिकल बफर जोन था इंडिया और चाइना के बीच में, चाइना ने उस पर कब्जा करने की शुरुआत की। हालांकि इंडिया ने मना किया, मत करो भाई, उनको जीने दो, बट चाइना ने बोला कि नहीं, वो हमारा है। और चाइना ने इंडिया को बहला फुसला के एग्रीमेंट साइन करवा दिया, पंचशील एग्रीमेंट। इंडिया ऑफिशियली, इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई देखो, तिब्बत में चाइना का पार्ट है, इस पंचशील एग्रीमेंट से, कि वो चाइना का इंटरनल मैटर है, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। अब 1958 आते आते तिब्बत के लोग चाइना से हो गए परेशान, और उन्होंने कर दिया अपराइजिंग अगेंस्ट चाइनीज ऑक्यूपेशन। लेकिन चाइना ने उनको इतना मारा, इतना परेशान किया कि बेचारे दलाई लामा, जो उनके सबसे बड़े स्पिरिचुअल लीडर थे, पॉलिटिकल लीडर थे, उनको भाई साहब को भाग के इंडिया के अंदर आना पड़ा पॉलिटिकल असाइलम लेने के लिए। पॉलिटिकल शरण लेने के लिए दलाई लामा भाई साहब को इंडिया में एंट्री करनी पड़ी। अरुणाचल से नीचे डिब्रूगढ़, आसाम में उनका स्वागत हुआ। तो ये बेटा जो आप मैप देख रहे हो ना, इस मैप में अगर आप देखोगे तो यहां पे बात कर रहा है, एक इंपॉर्टेंट बाउंड्री की बात कर रहा है कि इंडिया के हिसाब से ना बेटा, जो ये लाइन है भूटान के बाद जो ईस्ट में ये लाइन गई है, इंडिया के हिसाब से मैकमोहन लाइन है, और यही इंडिया और चाइना या इंडिया और तिब्बत का ऑफिशियल बॉर्डर है। इंडिया क्लेम करता है भाई यही मैकमोहन लाइन है और यही हमारा ऑफिशियल बॉर्डर है इंडिया का तिब्बत के साथ में, लेकिन चाइना इसको मानने से करता है इनकार। चाइना बोलता है मैकमोहन लाइन को मैं नहीं मानता, ठीक है ना। चाइना रिजेक्ट करता है और बोलता है कि ये पूरा अरुणाचल प्रदेश जो है ना, ये पूरा साउथ तिब्बत है, जांगनांग है, ये पूरा साउथ तिब्बत जो है, ये साउथ तिब्बत है, अरुणाचल प्रदेश चाइना का है। चाइना इस बात को मान नहीं रहा है, ठीक है। अब हुआ क्या, ये तो यहां दिक्कत। दूसरा क्या है, ये आप देखो अक्साई चीन वाला एरिया जो लद्दाख में है, इसमें क्या किया चाइना ने सबसे पहले ना 1957 में, यहां लहासा कैपिटल है तिब्बत की, यहां से इन्होंने बनाया रोड, और ये रोड चला गया अक्साई चीन से होकर जो उनका दूसरा जो उनका बड़ा प्रोविंस है वहां पे चला गया। अब इंडिया के अंदर रोड बना दिया, इंडिया की सरकार को कानून कान खबर है नहीं। चाइना ने क्या किया, मिलिट्री स्ट्रेटेजिक रोड बना दिया यहां पे, ठीक है ना, जहां पे जो कि लहासा से लेके ऊपर वाले प्रोविंस चाइना के जाएगा। अब हुआ क्या, अब 1962 में वॉर की शुरुआत कैसे हुई, 1962 इंडिया को लग रहा था हमने बात किया हिंदी चीनी भाई भाई, चाइना हमारे पे अटैक नहीं करेगा। सरदार पटेल समझा रहे हैं नेहरू जी को, चाइना पे भरोसा मत करो, चाइना पर भरोसा करो नका,
बट सरदार पटेल की बात नेहरू जी सुन कहां रहे हैं। नेहरू जी बोलते नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं करेगा, चाइना क्यों अटैक करेगा, अभी अभी तो आजाद हुआ है, हमारे जैसा गरीबी वहां पे है, पॉपुलेशन की दिक्कत है, क्यों अटैक करेगा। बट चाइना को इन्होंने ले लिया हल्के में, नेहरू जी ने। और 1962 में हमारे यहां पे जो है दशहरे की तैयारी हो रही थी, चाइना ने सरप्राइज अटैक कर दिया इंडिया के ऊपर। यहां पर भी अटैक और यहां पर भी अटैक, और हम पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं है। न हमारे पास मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, न हमारे पास मिलिट्री कॉस्ट्यूम्स हैं, हमारी जो आर्मी है इल प्रिपेयर है, और कंफ्यूजन में भी है कि आर्मी को कहां पे हमारा बॉर्डर है। आर्मी कंफ्यूज है, पॉलिटिकल लीडरशिप जो बॉर्डर है वही कंफ्यूजन वाला था। अब चाइना ने हमारे ऊपर कर दिया अटैक, बहुत बुरी तरीके से अटैक किया, ठीक है। और इस अटैक में इंडिया की हो गई ह्यूमिलिएटिंग डिफीट। अब देखो हुआ क्या। अक्टूबर 1962 पूरा दुनिया का अटेंशन था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पे। क्यूबा में यूएसएसआर ने न्यूक्लियर मिसाइल ले जाके वहां पर रख दिया था, फ्लोरिडा के सामने। लोगों का ध्यान था भाई कहीं अमेरिका और यूएसए का थर्ड वर्ल्ड वॉर न हो जाए, लोगों का ध्यान नहीं था। चाइना ने इसका उठाया फायदा, और चाइना ने क्या किया, फर्स्ट वेव का अटैक किया अक्टूबर में, बहुत स्विफ्ट तरीके से, बहुत स्पीडी तरीके से इन्होंने क्या किया, अटैक कर दिया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया पे हमारे। अब सेकेंड जो अटैक हुआ वो नवंबर में हुआ। फिर दो अटैक करके इन्होंने क्या किया, एक तो अक्साई चीन पे अटैक कर दिया, और दूसरा अरुणाचल प्रदेश पे पूरा कब्जा कर लिया, ठीक है। बोमडिला पास यहां पे है, ठीक है, यहां पे सिला पास है, सारा अपने कब्जे में कर लिया। इंडिया देखते रह गए, यहां पर एकदम प्लेन, आसाम के प्लेन तक पहुंच गए चाइना वाले, और इंडियन आर्मी इतनी ज्यादा बौखला गई कि पीछे भागती जा रही, हम यहां आसाम में आगे रुके हैं। इतनी बुरी तरीके से उन्होंने क्या किया, सक्सेसफुली उन्होंने क्या किया, लद्दाख को भी कब्जे में ले लिया और अक्साई चीन को। वो तो शुक्र मनाओ कि अक्टूबर नवंबर में क्या किया, चाइना ने अटैक किया, और दिसंबर से यहां पर पूरा स्नोफॉल की शुरुआत हो जाती है। अब चाइना को लगा भैया देखो, अगर हम यहां नीचे रुक गए, ऊपर यहां पे स्नोफॉल होगा, हम यहां फंस जाएंगे। और चाइना ने क्या किया, फाइनली यहां पर अटैक करने के बाद फिर से रिटेलिएट कर लिया, फिर से वापस चले गए, रिट्रीट कर लिया यहां से, यूनिलैटरल सीज फायर कर दिया यहां से। बट जो अक्साई चीन वाला एरिया था ना बेटा, ये इन्होंने बोला भाई इसको तो हम नहीं छोड़ेंगे। क्यों भाई, यहां से इनका रोड जाता है, ये बहुत जरूरी इनके लिए था, तो ये वाला जो एरिया इन्होंने नहीं छोड़ा। बट जो ये अरुणाचल का एरिया था, ये चाइना ने फाइनली छोड़ दिया, ठीक है। अब हुआ क्या, चाइना डिक्लेयर सडन यूनिलैटरल सीज फायर एंड विड्रॉ टू इट्स प्री इन्वेजन पोजीशन। जो बाकी एरिया था, ज्योग्राफिकल एरिया पूरा छोड़ दिया, ठीक है, यहां पर, क्योंकि उसको पता था कि भाई क्यूबन मिसाइल क्राइसिस खत्म हो चुका है। अब अमेरिका या रशिया इंडिया की हेल्प के लिए आए, हालांकि रशिया बहुत न्यूट्रल था, ना तो चाइना कुछ बोला ना इंडिया को कुछ बोला, हम बहुत रशिया करते रहते हैं भाई। फिर यहां पर उसको लगा कि भाई आगे डिस्प्यूट हो, इसीलिए जो पूरा अरुणाचल वाला एरिया चाइना ने छोड़ दिया, लेकिन अक्साई चीन अभी भी चाइना के कब्जे में है। अब क्या हुआ, अब इससे जो नेहरू जी की पूरी पॉलिटिक्स थी वो पड़ गई खतरे में। आप इस कार्टून के अंदर देखो, ये नेहरू की जो है चाइना को लेके पॉलिसी है, इंडियन टेरिटरी है, ये बोल रहे हैं भाई साहब इंडियन टेरिटरी है, यहां का कुछ भी आप जो है इस पे कब्जा मत करना। और नीचे इनके पैर में देखो फंदा लगा के रखा हुआ है माओ जेडोंग ने, ठीक है ना। ये है, इससे क्या हुआ, नेहरू की हो गई बहुत खतरनाक बेइज्जती। चाइनीज इंटेंशन को नेहरू जी समझ नहीं पाए, उनके उसके इमेज को समझ नहीं पाए, और जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन पहली बार नेहरू जी के खिलाफ लोकसभा में आया। हटाओ ऐसी सरकार को जिसने हमारे देश को क्या किया, वॉर में हरवा दिया। बहुत सारे इनके ऊपर एक्विजिशंस लगे, नेहरू की बहुत जो डिप्लोमेटिक जो होते हैं ना, डिप्लोमेटिक लेवल पर नेहरू के खिलाफ बहुत ज्यादा लोगों ने बुराइयां की नेहरू जी का पॉलिसी सही नहीं रहा, इसके चक्कर में हम चाइना से हार गए। हालांकि सरदार पटेल बार बार समझा रहे थे कि मत करो चाइना वाले भरोसा, लेकिन भाई साहब माने नहीं। इससे क्या हुआ, डिफेंस मिनिस्टर जो वीके कृष्ण मेनन साहब थे, उनको फाइनल रिजाइन करना पड़ा। देश में हर जगह आंदोलन हो रहे थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई स्प्लिट इनटू दो पार्ट में बढ़ गई। एक तो वो लोग थे जो यूएसएसआर के सपोर्टर थे, जो कांग्रेस सपोर्टर थे, वो तो बोल रहे थे बिल्कुल चाइना ने गलत किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो कम्युनिस्ट वाले थे, जो मार्क्सिस्ट वाले थे, वो तो बोल रहे थे अच्छा किया चाइना ने मारा। अब सीपीआई के लोग तारीफ कर रहे चाइना के अटैक की, ऐसा भी हमारे यहां हो गया था। अब देखो एक मूवी बनी है बेटा 1964 में, ब्लैक एंड व्हाइट मूवी है, उसमें दिखाया गया है कि कैसे चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया, हमें घेरा कैसे,
ठीक है ना। नाउ अब आते हैं, ये तो वॉर हुआ 1962 में। अब दूसरी दिक्कत क्या आएगी, जियोपॉलिटिकल। अब देखो चेस बोर्ड 1971। अब 1971 में नेहरू जी की डेथ हो चुकी है 64 में। 64 में नेहरू जी डेथ हो चुकी, 1.5 साल के उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। उनके प्राइम मिनिस्टर के बनने के बाद 1.5 साल के बाद उनकी ताशकंद में जो है उनका डेथ हो जाता है। और उसके बाद नई प्रधानमंत्री इंडिया की जो बनती है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार आती है। अब इंदिरा गांधी ने क्या किया, 1971 में जो है ये अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे चाइना से, जो पहले अमेरिका का चाइना से कोई रिलेशन नहीं था, फाइनली जो हिंदी किसिंजर है धीरे धीरे सीक्रेट डिप्लोमेटिक विजिट करते हैं, कहां पे, चाइना जो है, चाइना में पाकिस्तान की हेल्प से। अब चाइना से दोस्ती कर रहा है, कौन दोस्ती कर रहा है, अमेरिका, ठीक है। अब 1971 में इंडिया ने 20 ईयर्स के लिए ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप और पीस एंड फ्रेंडशिप किससे साइन किया, यूएसएसआर के साइन किया साथ में। भाई देखो अमेरिका साथ देने वाला है नहीं, अमेरिका धोखेबाज है, दगाबाज है, लेकिन यूएसएसआर से हमने साइन किया ट्रीटी 1971 में। 20 साल तक हमारी दोस्ती रहेगी और पीस बना रहेगा। इंडिया पे कोई अटैक करेगा, यूएसएसआर सपोर्ट करेगा। जैसे ही ये मिल गया सपोर्ट, इंडिया को सोवियत का सपोर्ट मिल गया और यूनाइटेड स्टेट जो है चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती हो गई। अब इसका क्या हुआ, अब एक तरफ देख रहे हो पाकिस्तान है, चाइना है, अमेरिका है, दूसरी तरफ इंडिया यूएसएसआर के साथ मिलकर अपनी पूरी पावर को एकदम अच्छे से मजबूत कर चुका है। और वैसे भी इंडिया जो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का सपोर्ट कर रहा था, लेकिन इंडिया ने क्या किया, बोला अलाइनमेंट नॉन अलाइनमेंट गया भाड़ में, अब देश को बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। अब रशिया से करेंगे दोस्ती, इंडिया और रशिया वाले मिलकर सबको बताएंगे कि होना क्या है। अब हुआ क्या, अब बांग्लादेश जो अभी है, पहले वो था ईस्ट पाकिस्तान। क्या था, ईस्ट पाकिस्तान। और वेस्ट पाकिस्तान जो अभी का पाकिस्तान है, वहां भी इश्यूज चल रहे थे। वेस्ट पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको लग रहा था कि हम ही पूरे देश चलाएंगे, चाहे ईस्ट पाकिस्तान हो चाहे वेस्ट पाकिस्तान। और इन्होंने डिक्लेयर कर दिया उर्दू जो रहेगी ना भैया, उर्दू रहेगी ऑफिशियल लैंग्वेज पूरे पाकिस्तान का। लेकिन जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे बंगाली स्पीकिंग, वो बोले भाई क्यों, भाई उर्दू क्यों रहेगी, बंगाली भी होनी चाहिए। इन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा फोर्स किया उर्दू को लेके बंगालियों के ऊपर। और बंगाली जो है वो पॉपुलेशन में ज्यादा है, पॉलिटिक्स में अच्छे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में अच्छे होने के बाद बंगालियों को राइट्स नहीं मिल रहा है। सारा डोमिनेंस वेस्ट पाकिस्तान का है, ईस्ट पाकिस्तान को राइट्स नहीं दे रहे। बंगाली हो गए नाराज। अब उन्होंने बोला भैया हमें चाहिए, क्या चाहिए, ऑटोनॉमी चाहिए, लेकिन ऑटोनॉमी दे नहीं पाकिस्तान। अब इससे क्या हुआ, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का आपस में शुरू हो गया वॉर, सिविल वॉर की शुरुआत हो गई। और बांग्लादेश में बना मुक्ति वाहिनी नाम की एक सेना, और जिसको सपोर्ट कर रहा था अंदर अंदर से इंडिया। इंडिया ने सपोर्ट किया मुक्ति वाहिनी को, और जो पाकिस्तानी हैं उनके खिलाफ जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे वही खड़े हो गए, बंगाली लोग। अब वो पाकिस्तानियों को मारने लगे। अब इस बात से नाराज होके इंडिया पाकिस्तान को लग रहा था कि ये ना इंडिया की पूरी ना जो चाल है पाकिस्तान को दो टुकड़े करने की, लेकिन इंडिया ने बोला नहीं भाई हमारी कोई चाल नहीं, हम तो बस हेल्प कर रहे हैं। 80-90 लाख लोग इंडिया में भाग के आ गए ईस्ट पाकिस्तान से, उनको रिफ्यूज देना हमारे लिए दिक्कत थी। हमने समझाया लड़ाई झगड़ा मत करो, ऑटोनॉमी वगैरह दे दो, नहीं समझे। फाइनली आयरनी तो देखो, फिर पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक भी कर दिया। पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक कर दिया, जो है हमारे अमृतसर पे, अंबाला वगैरह पूरा एरिया अटैक कर दिया। अब इसके जवाब में इंडियन आर्मी ने चलाया पूरा ऑपरेशन और बांग्लादेश को करवाया आजाद, नया मुल्क बनाया और बांग्लादेश के लोगों को हैंड ओवर कर दिया, ले तुम्हारा आजाद मुल्क। और इतना ही नहीं, 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स को इंडियन आर्मी ने पकड़ लिया, उनको सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया, उनकी पतलूने उतरवा दिया। इंडियन आर्मी ने बोला सरेंडर करो। सबको हार मानना पड़ा, पाकिस्तान की बहुत ही शर्मनाक हार हुई। पाकिस्तान जो है बहुत 80 लाख से ज्यादा लोग रिफ्यूज इंडिया के अंदर लिए, बॉर्डर का इशू था, लोग परेशान हैं, दिक्कत चल रही है। फुल स्केल फाइनली वॉर हुआ और बांग्लादेश को लिबरेट करवाया इंडिया की आयरन लेडी इंदिरा गांधी। जैसे ही बांग्लादेश को आजाद कराया, इंडिया में लीडर ऑफ अपोजिशन अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला ये तो साक्षात दुर्गा के अवतार है। कौन? इंदिरा गांधी को बोला पाकिस्तान के हमने 2 टुकड़े कर दिए, वो चला था हमारे पर हमारे टुकड़े करने, और हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। ठीक है बेटा।
अब हमारा जो चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है, द स्ट्रेटेजी शिफ्ट। देखो बेटा, अगर मैं न्यूक्लियर वेपन की बात करूं तो सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन कौन बनाया? अमेरिका ने। अब बनाने के साथ टेस्टिंग के नाम पे अटैक कर दिया हिरोशिमा और नागासाकी में, जापान के 2 शहर तबाह। और जैसे ही न्यूक्लियर वेपन हुआ, वर्ल्ड वॉर रुक गया। लेकिन इससे बाकी लोग डर गए, भैया अमेरिका के पास तो वर्ल्ड मतलब दुनिया को तबाह करने के लिए न्यूक्लियर वेपन है। सबसे ज्यादा डर गए यूएसएसआर कि भाई ये तो पावरफुल हो जाएगा, इसके पास AK-47 है, मेरे पास तो लाठी है। फिर यूएसएसआर ने भी क्या किया, उसने भी डेवलप कर लिया न्यूक्लियर वेपन। अब न्यूक्लियर वेपन यूएसएसआर के पास हो गया और अमेरिका के पास हो गया। अब दोनों पावरफुल, कोल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। ब्रिटेन को लगा मैं के पीछे रहूं, आधी दुनिया तो कभी मेरा भी कब्जा था, कभी हमारा भी रूल था। यूनाइटेड किंगडम ने भी बना लिया न्यूक्लियर वेपन। फ्रांस कहां से चुप रहे, फ्रांस भी बनाने वाला था। चाइना ने 1965 में बना लिया, फ्रांस ने बना लिया। अब फ्रांस बना लिया, चाइना बना लिया, यूके बना लिया, यूएसए बना लिया, और सबने बना लिया 4-5 कंट्री ने। और जैसे ही चाइना ने बना 1965 में, हमने बोला हम क्यों पीछे रहे भाई, चाइना हमारे ऊपर अटैक कर दिया। तो 1965 में जैसे ही चाइना ने बनाया न्यूक्लियर वेपन, हमारे यहां भी काम चालू, होमी भाभा। सारे ये पारसी लोग हैं, देश की तरक्की में इनका बहुत बड़ा हाथ है। सो होमी भाभा के अंडर में हमने बोल दिया भाई न्यूक्लियर वेपन बनाओ। 1975 आते आते हमारे यहां एक ऑपरेशन करा गया, हमने एक्सप्लोजन किया, न्यूक्लियर वेपन का नाम रखा स्माइलिंग बुद्धा। भैया देखो न्यूक्लियर वेपन हम बना सकते हैं, अभी बना नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर अटैक मत करना। इंदिरा गांधी ने करके दिखा दिया। और फाइनली न्यूक्लियर वेपन की जरूरत हमें लगी, भाई बनाना तो चाहिए। अटल जी के नेतृत्व में पहले 1999-98 आते आते हमने न्यूक्लियर वेपन बना लिया। और जैसे ही हमने टेस्ट किया, अगले महीने 1-2 महीने के अंदर पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर वेपन बना लिया। अब पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन, इंडिया के पास, चाइना के पास, और तीनों का लफड़ा चल रहा है। अब हुआ क्या, अब हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी क्या हुई कि भाई हमने न्यूक्लियर वेपन तो बना लिया है, बट इनिशियल स्टैंस क्या था? 1940s-50s में नेहरू जी के हिसाब से भाई पीसफुल यूज करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए न्यूक्लियर वेपन से हम एनर्जी बनाएंगे। बमों के खिलाफ थे नेहरू जी, इसीलिए पिट गया इंडिया 1960s में। अब होस्टाइल नेबर तो इंडिया, चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया, चाइना ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया, पाकिस्तान से हमारे लफड़े झगड़े चल रहे हैं। फाइनली 1974 इंडिया ने फर्स्ट टाइम क्या किया, सक्सेसफुली टेस्ट किया, क्या न्यूक्लियर वेपन, और नाम क्या दिया, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। भैया स्टार्टिंग में हमने बोला न्यूक्लियर वेपन कोई मत बनाओ, सबका खत्म कर दो, नहीं माना कोई। 1962 में चाइना ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। फिर हमारी इतनी लड़ाइयां हुई, 1962 में लड़ाई हुई, 71 में लड़ाई हुई, 65 की लड़ाई हुई। अब हमें लगा भैया सेफ्टी के लिए जरूरत है, अब तो चाइना ने भी बना लिया है। फिर 1974 में फाइनली हमने भी क्या किया, हमने भी शुरुआत कर दिया किस चीज का, हमने भी एक बार टेस्ट कर लिया। अब 1974 में क्या हुआ, एक देखो अब दिक्कत क्या है, मैसिव डोमेस्टिक इकोनॉमिक टर्मोइल चल रहा है, हाइपर इन्फ्लेशन चल रहा है हमारे ऊपर। 1973 में अरब इजराइल वॉर हुआ है, ऑयल की दिक्कत है, फिर भी हमने क्या किया, टेस्ट कर लिया न्यूक्लियर वेपन। अब सिंथेसिस द इवोल्यूशन ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी, हमने क्या किया, शुरुआत में तो हमारा था भाई देखो हम न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं, हमारी पॉलिसी ये रहेगी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, पहले तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, और जो हमारे ऊपर करेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। दूसरा, इंडिया क्या करेगा, उस कंट्री के ऊपर न्यूक्लियर वेपन से अटैक नहीं करेगा जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, सारे शांत, चलो भाई मेरे ऊपर तो इंडिया नहीं करेगा। तो इंडिया की पॉलिसी फर्स्ट यूज नहीं करेंगे। दूसरा क्या, इंडिया का दूसरा है कि भाई जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है उस पर अटैक नहीं करेंगे। थर्ड क्या है, मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस हमने बना के रखा है डिटरेंस करने के लिए। दूसरा कोई हमारे पर अटैक करने से पहले सोचे, बस इसलिए रखा है, हम इसलिए नहीं बना रहे दुनिया को तबाह करना, ठीक है। लेकिन जो हमारे ऊपर अटैक करेगा फिर तो म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन होगा, हम भी बर्बाद होंगे और उनको भी बर्बाद करेंगे। ये हमारा न्यूक्लियर पॉलिसी था। हालांकि राजनाथ सिंह ने भी रिसेंटली बोला है कि भले हमारे पहले पॉलिसी थी नो फर्स्ट यूज और पाकिस्तान की फर्स्ट यूज है, उसको हम चेंज कर सकते हैं, हम भी फर्स्ट यूज कर सकते हैं, किसी से पीछे थोड़ी हैं, ठीक है। कौन बोला, राजनाथ सिंह। अब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बेटा 1947 में आइडियलिज्म थी।
ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, जैसे बोलते हैं ना, गाली नहीं देना चाहिए, हमें जो है बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें रिस्पेक्टफुली झुक के चलना चाहिए, सामने वालों का सम्मान करना चाहिए, कोई एक चाटा मारे तो दूसरा गाल आगे करना चाहिए। आइडियलिज्म पे हमारी पॉलिसी थी, नैम को फॉलो करते थे, लोगों के बीच में यूनिटी बना रहे थे, अफ्रीका यूनिटी की बात कर रहे थे, कॉलोनिज्म के खिलाफ थे। बट जब 1962 में हमें लगा तमाचा, रिंकिया के पापा वाला चाटा जब हमें लगा 1962 में, जो हिमालयन ब्लेंडर हमारे साथ हुआ, फिर हमें लगा भैया ये प्यार मोहब्बत से कंट्री नहीं चलेगी, बुद्ध की शांति से कंट्री नहीं चलेगी, हमें कृष्ण का सुदर्शन और राम जी की तीर धनुष और हनुमान जी का गदा भी इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर देश को हमें आगे लेके जाना है। अब 1971 आते आते प्रैग्मेटिज्म पे हमारा ध्यान था, हमारी प्रायोरिटी थी देश को सर्वाइव कैसे करवाना है। यूएसएसआर से हमने क्या किया, दोस्ती कर लिया, हम पहले नॉन अलाइंड थे, अलाइंड हो गए इनके साथ। हमने क्या किया, धीरे धीरे करके अपने यहां पर बहुत सारे चेंजेस किए और अपने कंट्री में हमने डिफेंस पे फोकस किया, डिफेंस के ऊपर फोकस किया। अब ध्यान से देखो, द ट्रू टेस्ट ऑफ अ नेशन इज इट्स इंडिपेंडेंस, is not just governing its people but is forging its own path through the क्या लिखा है, fractured world। जो fractured world है वहां पर अपने देश के लोगों को सही रास्ता दिखाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आजाद कर लिए देश के लोगों को गवर्न कर रहे हो, बड़ी बात थोड़ी है। जो दुनिया में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम्स के बीच से देश को निकाल के लेके जाना, यही तो है, यही डिप्लोमेसी है, यही फॉरेन पॉलिसी। आप देखो, मोदी जी बात कर रहे हैं ईरान के प्रेसिडेंट से, दुनिया के जितने भी वहां पर टैंकर जा रहे हैं, ईरान अटैक कर रहा है। हमारे टैंकर आ रहे हैं, एलएनजी आ रहा है, सीएनजी आ रहा है, कहां से? ईरान के रास्ते जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रहा है। हमारी फॉरेन पॉलिसी है, हमारे अच्छे रिलेशन ईरान के साथ भी है, अमेरिका के साथ भी है और यूएई के साथ भी है। तो ये हमें फॉरेन पॉलिसी को हमने क्या किया है, मेंटेन करके रखा है। 1947 में देश आजाद हुआ है, 62 में हमारी बहुत ही खतरनाक इंसल्ट हुई है और 1971 में हमने बदला लिया। पाकिस्तान जो चाइना का छोटा दोस्त है, चाइना ने हमें मारा, फिर हमने पाकिस्तान को मारा और उसके 2 टुकड़े कर दिए। तो बेटा हमारा फाइनली चैप्टर 4 जो है वो खत्म हो गया है और चैप्टर हमारा 4 था इंडिया फॉरेन पॉलिसी। इसमें नेहरू जी का बहुत बड़ा हाथ था, नेहरू जी ने बहुत अच्छे काम भी किए, लेकिन एक दो जो उनसे ब्लंडर हुए उसके चक्कर में हमारी इंसल्ट भी हुई। जैसे नेहरू जी का यूनाइटेड नेशन जाना, कश्मीर के इशू को लेके नेहरू जी का भरोसा करना चाइना वालों के ऊपर, ये भी ब्लंडर था। हालांकि नेहरू जी के बहुत सारे अच्छे जो इनिशिएटिव्स भी थे, दुनिया के लोग बड़ी रिस्पेक्ट से इंडिया को देखते थे नेहरू जी की वजह से। तो मिला जुला के भाई जो बड़ा काम करेगा तो उससे गलती भी होगी। हालांकि अभी भी जो गवर्नमेंट है वो पूरी कोशिश कर रही है। आप देखो मोदी जी जहां जाएंगे वहां का सिविलियन, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ना, उसको गले में टांग के लेकर आते, वहां की पार्लियामेंट को एड्रेस करके आएंगे, जहां जाएंगे वहां के कपड़े पहनेंगे, ढोल बजाएंगे, वहां की जहां पे जाएंगे जो वहां पे इंडियन कम्युनिटी के लोग मोदी 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 करते रहते। ये सब है इंडिया का सॉफ्ट पावर। हर कंट्री के अंदर इंडिया के लोगों का दबदबा है, दबदबा ही सरकार भी है। आपको क्या लगता है यूपी बिहार के लोग जो दिल्ली मुंबई चेन्नई में हैं, बहुत सारे लोग जो लेबर का काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है पूरा ऐसे ही है? बहुत सारी कंट्री की सरकार चला रहे हैं यूपी बिहार वाले। बेटा अगर आप फिजी की बात करो, गुयाना की बात करो, ट्रिनिडाद टोबैगो की बात करो, मॉरिशस की बात करो, फिजी की बात करो, बेटा इन कंट्रीज के अंदर लगभग 50% जो पॉपुलेशन है, कहीं पे 20, कहीं पे 30, कहीं 40%, ये इंडियंस हैं। स्पेशली यूपी बिहार के जो कभी माइग्रेंट लेबरर बन के वहां गए थे, गिरमिटिया मजदूर बन के गए थे और आज वहां सरकार चला रहे हैं। सरकार तो यूपी बिहार वाले चला रहे हैं। वहां पे नवीन राम गुलाम, मॉरिशस के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भोजपुरी गाने बज रहे हैं वहां पे, लॉलीपॉप वाले लोग डांस कर रहे हैं, अपने कल्चर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, छठ पूजा सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो ये सब क्या है, वहां के लोग जो उस कंट्री में जाके सेटल्ड हुए हैं वो इंडिया की एक इमेज भी बता रहे हैं कि भाई हम लोग इंडिया को वो सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी इंडिया की सॉफ्ट जो है पावर है, वो लोग जहां भी होता है इंडिया को सपोर्ट करते हैं। अमेरिका में कितने इंडियंस रहते हैं, आप देखो यूरोप की अलग अलग कंट्री में इंडियंस रहते हैं। वो क्या करते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया के सॉफ्ट पावर को दिखाते हैं, इंडिया के कल्चर को दिखाते हैं कि हम किसी पे अटैक नहीं करते हैं,
हमारा धर्म किसी को अपने धर्म में कन्वर्ट करने की बात नहीं करता, आओ हिंदू बन जाओ। हम तो कहते हैं मैरी क्रिसमस भी हो जाए, हालेलुया भी हो जाए और जय श्री राम भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी को हिंदुइज्म में कन्वर्ट नहीं करने वाले लोग हैं। हमारे हिसाब से पूरी दुनिया वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया हमारा परिवार है। ये हमारी फिलोसॉफी है। इन सब फिलोसॉफी को आगे बढ़ाना, यही तो हमारी फॉरेन पॉलिसी है। और फॉरेन पॉलिसी नेहरू जी ने शुरुआत नहीं किया, हमारी फॉरेन पॉलिसी की शुरुआत तो हनुमान जी के जमाने से ही है। वो हमारे एम्बेसडर थे, दो डिप्लोमेट हमारे थे जो इंडिया से श्रीलंका से गए थे। कहां पे गए थे? इंडिया से, जो हमारा तमिलनाडु से श्रीलंका गए थे। उन्होंने रामायण के सामने प्रस्ताव रखा। ये सब फॉरेन पॉलिसी है। आप महाभारत देखो, रामायण देखो, इन किताबों को पढ़ो, कितना नॉलेज है हमारे पास, कितना नॉलेज है हमारे पास। ठीक है बेटा, तो फाइनली हमारा चैप्टर खत्म हुआ। फिर न्यू 5th चैप्टर के साथ फिर से हाजिर होंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे बेटा। आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो स्टे ट्यून, आप अच्छे से देखते रहो। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करो, पूछो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर नहीं किया है लाइक करो। एकदम धुआंधार पढ़ाई करेंगे। पॉलिटिकल साइंस तो ऐसा सिखा देंगे कि अगली सरकार आप एक देश में जाके बनाओगे। थैंक यू सो मच बेटा।